बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सप्तैन। देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, फैसलाबाद में एक इंतहाई हैरानकुन और दिल दुखा देने वाला वाक़या पेश आता है, जहाँ पर एक नौजवान बेटी जो अपने ही बाप की कातिला बन जाती है। एक ऐसा बाप जो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है, एक ऐसा बाप जो एक अच्छा शौहर भी था, लेकिन उस बाप को कत्ल करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही नौजवान बेटी होती है, शादीशुदा बेटी होती है, जिसने पसंद की शादी की होती है, भाग कर शादी की होती है और उसके बावजूद बाप ने उसको माफ़ कर दिया होता है। उसके बाद भी ये बेटी आखिर अपने बाप के कत्ल में क्यों मुलविस होती है और अपनी माँ को अपने जाल में कैसे फँसाती है कि वो बूढ़ी औरत जिसके साथ उसके शौहर का सालों का साथ था, अपनी इस इकलौती बेटी की बातों में आ जाती है और अपनी ही शौहर की कातिला बन जाती है और फिर अपनी ही एक गलती की वजह से पकड़ी भी जाती है। ये वाक़या पेश आता है फैसलाबाद में। तैयबा नामी ये लड़की है और तैयबा अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी है। माँ-बाप को इससे बड़ा प्यार था, खूबसूरत, लंबी, चौड़ी, एक हसीन लड़की थी। तैयबा का एक चक्कर चल पड़ता है अपने ही इलाके के एक लड़के हमज़ा के साथ। दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं और मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। माँ को कभी बता के जाती है कि दुकान पर जा रही हूँ, कभी दोस्त के घर जा रही हूँ, मिलने चली जाती है हमज़ा से। अब ये इश्क मोहब्बत बहुत आगे बढ़ जाता है। हमज़ा तैयबा से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तैयबा कहती है कि ठीक है, तुम मेरे घर रिश्ता भेजो। हमज़ा अपने माँ-बाप से बात करता है, माँ-बाप राज़ी हो जाते हैं। लेकिन जब तैयबा की माँ उसके बाप से बात करती है, तो उसका बाप जो है वो साफ इनकार कर देता है। तैयबा का बाप पसंद की शादियाँ, लव मैरिजेज़ इन्हें सख्त नापसंद करता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं तो अपने ख़ानदान में जो लड़कियाँ इस तरह करती हैं या लड़के, तो मैं उनके आगे खड़ा हो जाता हूँ। मैं अपनी ही बेटी की ऐसे कहाँ शादी कर सकता हूँ। इस बात पर उसकी वालिदा जो है अपनी बेटी की साइड लेने की कोशिश करती है, लेकिन बाप सख्ती से मना कर देता है। तैयबा बड़ी कोशिश करती है, बाप नहीं मानता और आखिरकार तैयबा एक दिन फैसला करती है और हमज़ा के साथ भाग जाती है, कोर्ट मैरिज करती है और उसके घर चली जाती है। माँ को इन तमाम बातों का इल्म होता है। वालिद बेटी से नाराज़ हो जाता है, बातचीत बंद, शक्ल देखना गवारा नहीं, मर गया तो मेरी कब्र पर भी नहीं आए और इस तरह की बातें। माँ अपनी बेटी से छुप-छुप कर मिलती भी है, बातें भी करती है, बेटी भी माँ से बातें करती है, इकलौती बेटी है। अब वो अपनी माँ को कहना शुरू करती है कि अब्बा को राज़ी करो, देखो अब तो बड़ा टाइम गुज़र गया। अब आपको लगेगा शायद बेटी को बाप से बड़ी मोहब्बत थी। ऐसा तो होता है, बेटियों को बड़ी मोहब्बत होती है बाप से, उनके दुःख को, उनके दर्द को महसूस करती हैं। लेकिन अब ये जब अपनी माँ से ये बात करती है, तो माँ भी यही सोचती है कि बेटी को बड़ी मोहब्बत है, बाप से मिलना चाहती है। आखिर वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने शौहर को समझाना शुरू करती हैं, एक ही तो हमारी बेटी है, मान जाइए ना, अरे कुछ नहीं होता। कहता है सारी दुनिया में मेरी जगह साई हुई, हर खानदान के शख्स ने मेरे मुँह पर थूका, हर एक ने कहा कि तुम तो मना करते थे, तुम्हारी तो अपनी बेटी जो है तुम्हारे मुँह पर कालक मल के भाग गई। कहता है मैं उसकी शक्ल हरगिज़ नहीं देखूँगा। आखिर माँ रोती है, मनाती है, पाँव पड़ती है, बार-बार कहती है और बाप कहता है कि चलो ठीक है। दिल उसका भी पसीज जाता है, एक ही एक बेटी है, चलो ठीक है, कोई नहीं, मिल लेता हूँ। माँ खुशी-खुशी बेटी को फ़ोन करती है और कहती है कि चलो आ जाओ, बाप तुमसे बात कर लेगा। बेटी भी बड़ी खुश होती है, भागी-भागी पहुँचती है, बाप से मिलती है, गले लग के रोती है, माफ़िया माँगती है और बाप-बेटी जो हैं, वो आपस में मेल-जोल शुरू कर देते हैं। अलबत्ता बाप जो है इसकी माँ को कह देता है कि उसका शौहर इस घर में कदम नहीं रखेगा। अब वो जब भी आती तो हमज़ा गली के शुरू में ही उसको उतार देता और वो पैदल चल के अपने घर जाती और शौहर जो है उसको लेने भी अगर आता तो गली के आखिर में ही आता। अब जो लोग देखते थे, जो उसके ससुराली थे और जिन लोगों ने भी देखा कि ये मंज़र, तो उन्होंने उसके शौहर का मज़ाक उड़ाना शुरू किया। अब उसको बुरा लगता था। उसने अपनी माँ से कहा कि चलो बड़ा वक़्त हो गया, यूँ करो कि अब्बा से कहो कि हमज़ा को भी माफ़ कर दे। अब हमज़ा को माफ़ कर दे ये बात उसके बाप को गवारा ना थी। उसने कहा खबरदार उससे अगर इधर कदम रखा। आखिर उसकी बेटी कहती है चलो कोई नहीं, एक दिन ये मेरे साथ आ ही जाए, जब अंदर आ ही जाएगा तो अब्बा क्या करेंगे? क्या होता है कि हमज़ा उस दिन उसके साथ आ जाता है। जब वो अंदर दाखिल होती है, थोड़ी देर के बाद वो पलट कर हमज़ा को आवाज़ देती है। हमज़ा अंदर आता है, बाप जैसे ही उसको देखता है, उसका गुस्से से बुरा हाल हो जाता है, जिस्म काँपना शुरू हो जाता है, उठता है, जाता है, हमज़ा को 2 थप्पड़ लगाता है और उसको धक्का मार के बाहर निकालता है। बेटी का भी हाथ पकड़ता है, उसको भी बाहर निकाल देता है। कहता है, "खबरदार, अब तो तुम भी मेरे घर में कदम नहीं रखोगी।" ज़ाहिर-सी बात है उसको सब याद आ गया, गुस्सा आया, किस तरह से गई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस लड़के की वजह से हुआ। दरवाज़ा बंद कर देता है और बीवी से कहता है कि अब ये इधर कदम ना रखिए। मैं मर जाऊँ मेरी कब्र पर ना आए। मैं सब कुछ अपना भतीजे को दे दूँगा, लेकिन मैं अब अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देखूँगा। अब जब ये बातें वो सुनती है, मियाँ की भी बेइज़्ज़ती हो गई, माँ ने भी बड़ा समझाने की कोशिश किया, बात सुनने को कुछ भी राज़ी ना था। अब तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। जो गुस्सा पहले था, ये उससे भी बढ़ के गुस्सा था कि मेरी बेटी इतनी ढिठाई के साथ उस शख्स को मेरे सामने ले आई।
اب یہ چیز جو ہے باپ سے برداشت نہیں تھی، اوپر سے اس کی باتیں، ماں نے جب یہ ساری باتیں بیٹی کو بتائیں تو بیٹی جو ایک لالچی بیٹی تھی، شاطر بیٹی تھی، اس نے کہا اوہو یہ تو سب کچھ رشتہ داروں میں چلا جائے گا، یہ پیسہ۔ پھر ماں کو فون کیا، کہا ماں ملنا تمہیں بھی کچھ نہیں ہے، تم بڑھاپے میں نا صرف جوتیاں ہی ملتی رہ جاؤ گی، ہاتھ نہیں جوتیاں ملتی رہ جاؤ گی۔ پھر بیٹی نے کہا کہ اماں یہ گھر ہمارا ہے، تمہارا ہے، یہ باپ جو ہے نا یہ سب کچھ اپنے بھتیجوں کو دے دے گا، سب کچھ ادھر بانٹ دے گا۔ کچھ دنوں سے اس کا باپ جو ہے اس کی ماں کو بھی تانے مارنے لگا کہ تم تو تھی ہی ایسی، یہی تو تمہاری تربیت تھی، بیوی سے بھی اکھڑے اکھڑے رہتا تھا۔ اب ماں جب اپنی بیٹی کو یہ باتیں بتاتی تو بیٹی انہی باتوں کو ایکسپلائٹ کرتی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ اماں کوئی پتہ نہیں کب تمہیں طلاق دیتے، کب تمہارے ساتھ کیا ہو جائے۔ اب ماں کو اس نے اتنا اپنی باتوں میں لگا دیا کہ والدہ بھی اس کے ساتھ مل گئی۔ والدہ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور پھر پورے قتل کا پلان بنایا جاتا ہے۔ اور یہ پلان وہ اکیلے نہیں بناتی بلکہ اپنے اس شوہر کے ساتھ مل کر۔ یہ لالچ ہے کہ گھر ہمیں ملے گا، باپ کی کچھ اور زمینیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں وہ ہمیں ملیں گی، اور آخر کار یہ سب کچھ جو ہے پلان کیا جاتا ہے۔ 29 مارچ کی رات جب رمضان سو گیا تو ماں نے اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی اور داماد آئے، تینوں نے مل کر اسے قتل کیا، لاش کو پیک کر کے ایک نالے میں پھینکا۔ اگلے دن راہگیر نے یہ لاش دیکھی، پولیس کو اطلاع دی، پولیس نے لاش نکالی، پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی، فنگر پرنٹس کے ذریعے شناخت ہوئی اور گھر والوں تک پہنچا گیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں، فنگر پرنٹ سے جو شناخت ہوئی اس سے پہلے ہی معاملہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جب پولیس وہاں پہنچتی ہے اور گھر والوں سے تفتیش شروع کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے بیوی سے بات کی جاتی ہے۔ اب بیوی سے جب سوال جواب کیے جاتے ہیں تو وہ جو 65 سال کی خاتون ہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا، کبھی کچھ جواب کبھی کچھ جواب۔ پھر بیٹی اور داماد کو بھی پوچھا جاتا ہے کہاں رہتے ہو، کب شادی ہوئی، آئیں بائیں شائیں، ادھر ادھر کے جواب، شو کرنے کی کوشش کہ ہم تو بڑے اچھے بیٹی اور داماد تھے، آتے تھے ملتے تھے۔ لیکن جب رشتہ داروں سے بات ہوئی تو کہانی کچھ اور۔ پھر ایک رشتہ دار نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے دنوں سے رمضان بڑا ناراض تھا، اپنی بیوی سے بھی اپنی بیٹی سے بھی، کیونکہ یہ واقعہ گھر میں ہوا تھا۔ پولیس کو مزید شک ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس رمضان کی بیوی کو پکڑ کر اس سے جب سوال جواب کرتے ہیں تو آخر کار ساری کی ساری بات بتا دیتی ہے۔ پولیس بیٹی کو بھی پکڑتی ہے، داماد کو بھی پکڑتی ہے، اب ان پر کیس چلے گا۔ وہ جائیداد جس کے لیے اس لڑکی نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، آخرت کے لیے بھی جہنم خریدی اور دنیا میں بھی اسے کیا ملا؟ اس بھری جوانی میں اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے چکیاں پیسے گی۔ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، برے کا برا انجام ہوتا ہے۔ ہمیشہ جو قاتل ہوتا ہے یا چور ہوتا ہے نا، وہ اپنی کوئی نہ کوئی غلطی جو ہے وہ نشان چھوڑ جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ لگا ان کو ایسے کہ شاید کوئی سمجھ نہیں پائے گا، لیکن میں نے کہا نا کہ پولیس جب پکڑنے پہ آتی ہے، سراغ لگانے پر آتی ہے، نیت ان کی ٹھیک ہوتی ہے تو پھر قاتل ان کی پہنچ سے بچ نہیں پاتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔